मैदान में उपस्थित सभी योद्धा उस आकृति को देखने लगे। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उनका नया रेजिमेंट कमांडर कैसा दिखता है। पिछले कुछ दिनों में कई अफवाहें फैली थीं, उनमें से अधिकांश वांग टिंग और हुओ किया की लड़ाई के बारे में थी। हुओ किया को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने सुना कि उनका नया रेजिमेंट कमांडर बहुत क्रूर है, इसलिए वे सभी बहुत सावधान थे। पहले दिन कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। उन्होंने अंततः उस व्यक्ति को वास्तविक रूप में देखा। युवा, बेहद युवा। वह सेना में अभी अभी भर्ती हुए किसी नए व्यक्ति की तरह लग रहा था, न कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रसिद्ध रेजिमेंट कमांडर की तरह। वे वांग टेंग की छवि और कमांडर की भूमिका को जोड़ नहीं सके। वह अंदर आया और चारों ओर नजर घुमाने लगा। सुन जुंदा तेजी से आगे दौड़ा और वेई टोंग और अन्य लोगों से कहा, डिप्टी रेजिमेंटल कमांडरों, ये हमारे नए कमांडर हैं। वांग टेंग और अन्य लोगों ने पहले ही आधिकारिक पोशाक को देख लिया था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर सलामी दी। कमांडर केवल माली थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। उसकी निगाह में संदेह था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हरकतें जारी रखी। आप बहुत विनम्र हैं। मैं यहाँ नया हूँ और भविष्य में मुझे आपसे बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वांग टेंग ने वापस सलाम किया और मुस्कुराया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका नेता सहज है तो उन्होंने राहत की सांस ली। आप बहुत दयालु हैं, डिप्टी रेजिमेंटल कमांडरों में से एकमात्र महिला मार्शल योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अवश्य ही कमांडर जीरा होंगी। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुमने मुझे पहचाना, जीरा ने प्रसन्नता से कहा। मैंने आपकी जानकारी पढ़ ली है, वांग टेंग ने समझाया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब है कि हमें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। डिप्टी फैंग गैंग, वांग टेंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने बाकी लोगों की ओर देखा और उनके नाम पुकारे। जब वह आखिरी व्यक्ति के पास पहुंचा तो वह एक पल के लिए रुका और बोला, डिप्टी हुओ किया, आपकी चोट कैसी है? अन्य डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर उस व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूं, हुओ किया ने सख्ती से कहा। वांग टेंग मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। उस दिन मैंने तुम पर थोड़ा जोर दिया था क्योंकि मैं खुद को रोकना भूल गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। हुओ किया के मुंह के कोने फड़क उठे। थोड़ा कठिन। क्या तुम्हें पता नहीं कि उस दिन तुम कितने कठोर थे? ऐसा लग रहा था कि वह हुओ किया की तारीफ नहीं कर रहे थे, यह आत्म प्रशंसा जैसा था। अन्य डिप्टी रेजिमेंटल कमांडरों ने जब हुओ किया की हताशा को देखा तो वे मन ही मन मुस्कुराए। हुओ किया ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। मैं इसे दिल पर नहीं लूंगी। यह अच्छी बात है। अब से हम साथी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं आएगी। वांग टेंग ने दूसरों की ओर मुड़ने से पहले उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसकी नजर माली पर रुक गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह केवल जमीन की ओर देख रहा था। कमांडर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि पूरी सेना यहाँ है? वेई टोंग ने पूछा। ठीक है, मुझे कुछ सरल शब्द कहने दो। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह वेई टोंग और अन्य लोगों को साथ लेकर मंच पर चला गया। उसने नीचे देखा और देखा कि 5000 दिव्य चरण वाले योद्धा जमीन पर ठीक से पंक्तिबद्ध खड़े हैं। वे एक मोटी और क्रूर आभा बिखेर रहे थे, बिल्कुल एक जंगली बाघ की तरह। उनकी उपस्थिति दमनकारी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वांग टेंग ने उन्हें देखा, योद्धाओं ने अचानक एक साथ अपने पैर थपथपाए और जोर से उनका अभिवादन किया। जमीन हिल गई और उनकी आवाजें आसमान में गूंज उठी। कमांडर, उनका आभामंडल पूर्ण रूप से फूट पड़ा तथा उनके नए नेता की ओर विस्फोट करने लगा। 5000 योद्धाओं की सम्मिलित आभा भयावह थी। एक सामान्य योद्धा ऐसे दबाव के सामने कमजोर पड़ जाता है, यहां तक कि बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। वेई टोंग और बाकी लोग वांग टेंग को घूर रहे थे। वे उसके लड़खड़ाने का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे देखना चाहते थे कि उनका नया कमांडर कितना मजबूत है। यदि वह उनकी सामूहिक आभा का प्रतिरोध नहीं कर पाता तो वे सभी असंतुष्ट ही रह जाते। एक प्रारंभिक चाल, यह वह स्वागत उपहार था जिसे टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने तैयार किया था। किसी भी शक्तिशाली सेना में यह एक सामान्य कार्य था। यह उनके वरिष्ठों के समक्ष अपनी ताकत प्रदर्शित करने के साथ साथ नए कमांडर की क्षमता और साहस का परीक्षण करने का एक साधन था। पैग्गी और अन्य लोग भयभीत थे, उनके चेहरे हल्के पीले पड़ गए थे क्योंकि वे आभा से स्तब्ध थे। उन्होंने चिंता से वांग टेंग की ओर देखा। अगर वह व्यक्ति मूर्ख बन गया तो भविष्य में उसे उन खूंखार बाघों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। शायद उसे कुछ दिनों बाद वहां से चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी घटना पहले भी घटित हो चुकी है। प्रसिद्ध शक्तिशाली सैनिकों को संभालना आसान नहीं था। वांग टेंग सभी की निगाहों के सामने शांत रहा।
अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। धमाका। उस आभा के भीतर एक तीव्र हत्या की मंशा छिपी थी, जो उसके शरीर से बाहर निकलकर नीचे के योद्धाओं पर आक्रमण कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। 5000 योद्धा पीले पड़ गए और उनकी आभा ढह गई। वे अचंभित रह गए, उनके मुंह में शब्द अटक गए। कितना प्रबल आभा मंडल! यहां तक कि डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर भी बिना किसी कारण के पीछे हट गए। वे हैरानी से वांग टेन की पीठ को देखने लगे। वे अपने नए नेता के बहुत करीब खड़े थे, इसलिए उन्हें नीचे के मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक दबाव का सामना करना पड़ा। माली ने आंखें सिकोड़ ली, उस पल उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। उसने बहुत देर तक अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन फिर उदास होकर उन्हें छोड़ दिया। पेगी और बाकी लोग अविश्वास से वांग टेन को देख रहे थे। हालांकि वे आभा विस्फोट का अनुभव नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी के चेहरों पर भावों में बदलाव देखा। वह अकेले ही 5000 दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं को दबाने में कामयाब रहा। ये कैसी अवधारणा थी? उन्हें लगा कि वांग टेन के बारे में जो कुछ वे जानते थे, वह काफी गहरा नहीं था, वह बमुश्किल सतही जानकारी ही थी। ये वह आभा नहीं थी जो एक सामान्य मार्शल योद्धा के पास हो सकती थी। ये संभव है कि एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के पास भी वह क्षमता न हो। उसे क्या क्या सहना पड़ा। वांग टेन को पता चल जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो वह अवाक रह जाएंगे। एट नोबल बन एट। वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ था। उसने बस और बुलबुले इकट्ठे कर लिए थे। नए नेता ने कुछ समय तक अपना आभामंडल जारी रखा। इसके जल्दी खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। सभी को एहसास हो गया कि स्थिति बदल चुकी है। पहले तो वे ही वांग टेन की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब वही उनकी परीक्षा ले रहा था। वे टोंग और अन्य लोग एक दूसरे की ओर मुस्कुराहट के साथ देखने लगे। इसके बाद वांग टेंग ने समूह को स्वीकृति देते हुए मुस्कुराया और कहा, बुरा नहीं है। एक बार जब उन्होंने ऐसा कहा, तो सभी के सिर के ऊपर का दबाव ऐसे गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। सभी ने राहत की सांस ली। फिर वे थोड़ा असहाय महसूस करने लगे। क्या वे केवल अपने नए कमांडर की नजर में ही बुरे नहीं थे? वे टोंग और अन्य लोग भी परेशान थे। उनका नया कमांडर बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। हुओ किया पूरी तरह से आश्वस्त था, आखिरकार उन दोनों के बीच शक्ति का अंतर समझ गया। ये सिर्फ उसकी क्षमता नहीं थी, वह कभी भी ऐसा दबाव नहीं बना सकता था। सभी लोग वांग टेन को प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। वांग टेन को तब पता चला कि उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है जब उसने सभी की निगाहों में बदलाव देखा। उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की थी। टाइगर स्ट्राइक फोर्स को कभी भी पिटाई का सामना नहीं करना पड़ा था। वांग टेंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, टाइगर स्ट्राइक फोर्स की कमान संभालने में मुझे बहुत खुशी है। आज आप लोगों की भावना को देखकर मैं संतुष्ट हूं। आपने मुझे निराश नहीं किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुओ किया और अन्य लोग अवाक रह गए। उन्हें लगा कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स को नीची नजर से देखा जा रहा है। उनके नेता ने अभी अभी कहा था कि वे संतुष्ट हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे किसी प्रसिद्ध टाइगर स्ट्राइक फोर्स की नहीं, बल्कि किसी साधारण दस्ते की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कोई भी उसका खंडन नहीं करता। वांग टेन के पास इस तरह से काम करने के लिए पूंजी थी। पूर्ण शक्ति के सामने उनका अभिमान चकनाचूर हो गया। वांग टेन ने धीरे से कहा, मैं एक सहज व्यक्ति हूं। मैं उन लोगों को पुरस्कृत करूंगा जो इसके योग्य हैं और जो इसके लायक हैं उन्हें उचित दंड दूंगा। मैं कंजूस भी नहीं बनूंगा, अगर श्रेय तुम्हारा है तो तुम्हारा है। मैं इसमें से कुछ भी तुमसे नहीं छीनूंगा और मैं ऐसा करने की कभी भी जहमत नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर कोई कुछ गलत करता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। तो सभी लोग कृपया मेरी सीमा का उल्लंघन न करें। आखिरी वाक्य सुनकर भीड़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने उसके शांत चेहरे को देखा और उसकी तुलना अफवाहों से की। किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना आसान नहीं था जिसके पास डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर हुओ किया के प्रति निर्दयी होने की शक्ति थी। इस समय उन्हें अपने नए कमांडर में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में सचमुच दिखाई दिया। उनमें से किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। बस इतना ही। अब से हम साथ ही रहेंगे, हम साथ साथ खाएंगे पिएंगे और खून बहाएंगे। वांग टेंग मुस्कुराया। मैदान पर माहौल थोड़ा शांत हो गया। वांग टेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो चले जाओ। बाद में एक मिशन होगा, वापस जाओ और तैयारी करो। उद्देश्य। हुओ किया और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी आगे जांच करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। कमांडर, चलो हम आपको ये जगह दिखाते हैं। डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर जीरा मुस्कुराया। चलिए इसे बात के लिए छोड़ देते हैं।
उच्च अधिकारियों ने मुझे आदेश दिया है कि कमांडर का पदभार संभालने के बाद मैं गिरी हुई 13वीं अग्रिम पंक्ति को वापस प्राप्त कर लूं, वांग टेंग ने गहरी आवाज में कहा। 13वीं अग्रिम पंक्ति। हुओ किया और अन्य लोग दंग रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने रेजिंग बेयर और रेड स्कॉर्पियन दस्तों को 2 दिन पहले रवाना होते देखा। लगभग सभी मुख्य बल अग्रिम मोर्चे पर चले गए हैं, फैन गैंग ने कहा। जीरा ने टिप्पणी की, मैंने सुना है कि हमने अपने 3 अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को खो दिया है। ये संख्या उससे मेल खाती है। बढ़िया, टाइगर स्ट्राइक फोर्स के लिए फिर से चमकने का समय आ गया है। वेई टोंग ने उत्साह से अपनी हथेलियां रगड़ी। कमांडर, कृपया हमें जल्दी से अपना आदेश दें। हम पहले ही 2 दिन पीछे हैं। हुओ किया, माली और अन्य लोगों ने देखा। उनकी आंखें युद्ध की प्यास से भरी थीं, स्पष्ट रूप से कार्रवाई के लिए तैयार थी। तो फिर चलो तैयार हो जाओ। वांग टेंग मुस्कुराया। हाँ, हम तुरंत टीमें इकट्ठा करेंगे। वेई टोंग उत्तेजित था। अरे, हमें इस बार अंधेरे भूतों को अच्छी तरह पीटना चाहिए। इसमें कितना समय लगेगा? वांग टेंग ने पूछा। लगभग आधा दिन, फैंग गैंग ने उत्तर दिया। ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ओह ठीक है, मेरे अधीनस्थों को भी शामिल करें। वे इस मिशन में भाग लेंगे। हुओ किया और बाकी लोगों ने पहले ही पेगी के समूह को देख लिया था और उसके कमांडर के इरादे का अंदाजा लगा लिया था। वे इस पर सहमत होने से पहले बस थोड़ा हिचकिचाए। नए आए मार्शल योद्धा कमजोर नहीं थे और उन्हें मौजूद दिव्य चरण के मार्शल योद्धाओं में अच्छे योद्धा माना जाता था। इसके अलावा, उन्होंने वांग टेंग के नेतृत्व में कई लड़ाइयों का अनुभव किया था और संभवतः बाद में उन्हें स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, वांग टेंग ने अभी अभी कमांडर की भूमिका संभाली थी और यह एक छोटा सा अनुरोध था। वे उसका उपकार करने को तैयार थे। एट नोबल बन एट। और इस तरह पैगी और अन्य लोगों के टाइगर स्ट्राइक फोर्स में शामिल होने का मामला सिर्फ एक वाक्य से सुलझ गया। डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर जल्दी से चले गए। पूरी टाइगर स्ट्राइक फोर्स जल्दी से इकट्ठा होने लगी। पैगी और अन्य लोगों को भी टाइगर स्ट्राइक फोर्स में शामिल कर लिया गया और उन्होंने अपनी एक छोटी टीम बना ली जिसका कप्तान अरवेन था। पैगी अभी भी वांग टेंग की सहायक के रूप में काम कर रही थी। समय तेजी से बीत गया। फैंग गैंग के अनुमान के अनुसार आधा दिन बीत गया। वास्तव में, सभी को तैयार होने और मैदान पर एक बार फिर से इकट्ठा होने में आधा दिन भी नहीं बीता था। रेड स्कॉर्पियन, रेजिंग बी और टाइगर स्ट्राइक फोर्स प्रसिद्ध और बेहद प्रतिस्पर्धी सैन्य दस्ते थे। चूंकि वे सभी तैनात थे, इसलिए उन्हें श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। उनकी तुलना कैसे होगी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि कौन सबसे कम हताहतों के साथ सबसे सुंदर लड़ाई लड़ता है तथा अपने मिशन को सबसे तेजी से पूरा करता है। रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बेयर 2 दिन पहले ही रवाना हो चुके थे और वस्तुतः पूरा टाइगर स्ट्राइक फोर्स चिंतित था। वे सभी 13वीं अग्रिम पंक्ति की ओर जाना चाहते थे। वांग टेंग ने कमांडर का विशेष युद्ध कवच पहना हुआ था। उसकी छाती पर राजसी बाघ आसमान में दहाड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह हवा में उड़ गया और टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सभी मार्शल योद्धाओं के सामने तैर गया। सभी मित्रों, टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कमांडर के रूप में यह मेरी पहली लड़ाई है। इसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है और हमें शानदार तरीके से लड़ना होगा। वांग टेंग की शांत आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन यह आकाश में गूंज उठी और सभी के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंची। बाघ हमला, विजय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाघ हमला, विजय। बाघ हमला, विजय। अल्पविराम। 5000 योद्धा एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाजें आसमान में गूंज उठी और उनका मनोबल आसमान छू रहा था। आरवेन और अन्य लोगों के लिए यह पहली बार था। जब उन्होंने ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल महसूस किया तो उनका खून उत्साह से उबल पड़ा। वे भी चिल्लाने में शामिल हो गए। वांग टेंग ने टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों को देखा और उनके नाम की उत्पत्ति को समझ गया। उसके मुंह का एक कोना थोड़ा ऊपर उठा और मुस्कुराने लगा। मार्शल आर्ट फले फूले। चलदर। सभी लोग टाइगर स्ट्राइक फोर्स के समर्पित युद्ध यान में सवार हो गए, जो उनकी टीमों के अनुसार किनारे पर खड़ा था। टाइगर स्ट्राइक आर्ट। कुल 50 बर्तन थे और प्रत्येक में 100 लोग बैठ सकते थे। उन जहाजों को छोटा माना जाता था, जो ग्रह पर आंतरिक परिचालन के लिए अधिक उपयुक्त थे। टाइगर स्ट्राइक आर्ट का शरीर गहरे लाल रंग का था और वह भारी मात्रा में भारी हथियारों से लैस था। आप हर दिशा में एक तोप देख सकते थे। उसका रूप बहुत ही क्रूर था, एक भयानक युद्ध राक्षस की तरह। वांग टेंग और डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर मुख्य युद्ध यान पर सवार होकर रवाना हुए, जिसे एक स्क्वाड्रन द्वारा अनुरक्षित किया गया तथा वे 13वीं अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़े। 50 जहाज लाल रोशनी की लकीरों में बदल गए और क्षितिज में गायब हो गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने बड़ी संख्या में योद्धाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोगों को देखो, ये टाइगर स्ट्राइक फोर्स है। उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। क्या उनकी पूरी सेना भेज दी गई है?
वे गिरी हुई 13वीं अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या वे इसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे? टाइगर स्ट्राइक फोर्स की कमान उस नए व्यक्ति मेजर वांग टिंग के हाथों में होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे सफल होंगे या नहीं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से होता होगा। अल्पविराम। टाइगर स्ट्राइक फोर्स में आए इस बदलाव के बारे में बहुत से लोगों को पहले से ही पता था। जब लोगों ने उन्हें संगठित होते देखा तो सभी चिंतित और आशान्वित थे। वांग टेन की उपलब्धियों के बारे में बहुत से लोग जानते थे, खासकर जब वह तीसरी सीमा रेखा से लौटा था। उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ रही थी, फिर भी वह अभी भी एक नया खिलाड़ी था और उसे किसी दस्ते का नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं था। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। डीक्यू अपनी टीम के सामने खड़ा था। वह लगभग ठीक हो चुका था और एक नए मिशन पर जाने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछली तैनाती ने उस पर बहुत प्रभाव डाला था, खासकर जब उसने देखा कि वांग टिंग ने पहले ही टाइगर स्ट्राइक फोर्स की कमान संभालनी शुरू कर दी थी। उसके लिए उससे ईर्ष्या न करना असंभव था। डीक्यू इस समय परेशान महसूस कर रहा था। वह वांग टिंग से बहुत पहले सेना में शामिल हुआ था और उसने बहुत योगदान दिया था। फिर भी वांग टिंग ने अंत में उसे पछाड़ दिया। सेना में बाद वाले का दर्जा अब उससे कहीं अधिक था। यह शर्मनाक था। उन्होंने टाइगर स्ट्राइक फोर्स में शामिल होने के वांग टिंग के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। वह अपने अहंकार के कारण अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर रहना चाहता था, ताकि बाद में वह फिर से वांग टिंग से मुकाबला कर सके। उसने आसमान की ओर देखा और टाइगर स्ट्राइक फोर्स को रवाना होते देखा। उसे वांग टिंग का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने दिल में बुदबुदाया, वांग टिंग, तुम्हें इस लड़ाई में शानदार तरीके से लड़ना है। दूसरों को तुम्हें हल्के में मत लेने दो। कप्तान, क्या हमें चलना चाहिए? एक योद्धा ने पूछा। हाँ, चलो चलें। डी ची ने अपनी नजरें हटा ली और आकाश में उड़ने से पहले युद्धयान पर चढ़ गया। अल्पविराम। वेबलेन की प्रयोगशाला जिस भवन में थी, उसके शीर्ष पर मोइरा खड़ी होकर आकाश की ओर देख रही थी। यदि आप चिंतित हैं तो उसे भेज क्यों नहीं देती? उसके पीछे से आती हुई आवाज ने कहा। मास्टर। मोइरा ने वेबलेन को आते देखा और मुस्कुराई। मुझे चिंता नहीं है, मैं बस थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर आई हूँ। झूठ। वेबलेन ने अपना सिर हिलाया और आसमान की ओर देखा। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। वह बच्चा लोमड़ी की तरह चालाक और राक्षस की तरह ताकतवर है। लड़ाई उसे नहीं रोक पाएगी। मास्टर, आप उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक ठाक। वेबलेन ने मुंह बनाया। मैंने लंबे समय से उसके जैसा दिलचस्प व्यक्ति नहीं देखा है। क्या उसे लाइट वेलवेट ग्रह पर जाने देना ठीक होगा? मोइरा ने पूछा। वास्तव में, मुझे आशा है कि वह लाइट वेलवेट रेस में मदद कर सकते हैं। मैं शुरू से ही सही थी। मोइरा मुस्कुराए। तुम चतुर छोटे शैतान हो। वेबलेन हंसा। अल्पविराम। केंद्रीय कमान भवन में वापस आकर जनरल कैमरून के गंभीर चेहरे पर मुस्कान उभर आई जब उन्होंने ऊपर देखा। ये बदमाश, वह अंततः जाने को तैयार है। उन्होंने वांग टेन को तैयारी के लिए 3 दिन का समय दिया। पहले तो उसने सोचा कि लड़का पहले दिन स्थिर नहीं बैठ पाएगा और अंततः 13वीं अग्रिम पंक्ति में भागता हुआ चला जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आखिरी दिन तक टिक पाएगा। वांग टेंग वास्तव में शांत था। आदमी को यह नहीं पता था कि वह युवक उसे कोई आश्चर्य देगा या नहीं। एडजुटेंट सॉन्ग जनरल कैमरून के बगल में खड़ा था और जब उसने अपने नेता के चेहरे पर भाव देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगता है कि जनरल कैमरून मेजर वांग टेंग के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। जनरल कैमरन ने पूछा, रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बियर की स्थिति कैसी है? दोनों दस्ते क्रमशः 9वीं और 17वीं अग्रिम पंक्ति तक पहुंच गए हैं और उन पर हमलों की पहली लहर चल रही है। हालांकि वे डार्क एपेरेशंस की सुरक्षा को भेदने में विफल रहे, एडजुटेंट सॉन्ग ने जल्दी से जवाब दिया। इस पर ध्यान देते रहो। अगर कोई खबर हो तो जल्द से जल्द रिपोर्ट करो। जनरल कैमरून ने सिर हिलाया और भाव शून्य भाव से अपने कार्यालय में वापस चले गए। ये स्थान नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक घाटी के ठीक ऊपर स्थित था। यह अंधेरे भूतों के आक्रमण को रोकने के लिए एक रणनीतिक स्थान था। इस स्थान की रक्षा करना आसान था, लेकिन आक्रमण करना कठिन था। हालांकि पिछले युद्ध के दौरान 13वीं अग्रिम पंक्ति आधे दिन तक टिके रहने के बाद गिर गई थी। कई अतिरिक्त बल भेजे गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई योद्धा वहां मारे गए और घाटी उनके खून से रंग गई। अधिकांश सेनाएं समय रहते पीछे हटने में कामयाब रहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इस घाटी को पहले अंगोरो ग्रैंड कैन्यन के नाम से जाना जाता था, इससे पहले कि नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर काले भूतों ने हमला किया। यह एक खूबसूरत और राजसी छुट्टी मनाने की जगह थी। हालांकि अब वह खून से लथपथ हो चुका था, मिट्टी और चट्टानें काले भूरे रंग की हो गई थी, जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी।
एक बार जब अंधेरे प्रेत उस रक्षा पंक्ति पर कब्जा कर लिए तो बड़ी संख्या में उनके निम्न श्रेणी के प्रेत घाटी के चारों ओर घूमने लगे तथा अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे। 6000 मीटर दूर 50 युद्धक जहाज रुक गए और दूर से 13वीं रक्षा पंक्ति का निरीक्षण करने लगे। वांग टेंग और उनके डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर नियंत्रण कक्ष के सामने खड़े थे। वहां रक्षा पंक्ति की स्थिति प्रदर्शित की जा रही थी। तस्वीरें बदलती रहीं, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति को मौजूदा स्थिति की स्पष्ट तस्वीर दिखाई देने लगी। युद्धक जहाज में माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहां कम से कम 70,000 निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेत हैं, हुओ किया ने गंभीरता से कहा। डिप्टी वेई टोंग ने कहा, वे केवल निम्न श्रेणी के भूत हैं। शक्तिशाली भूत बेस के अंदर छिपे हुए हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस रक्षा पंक्ति में घूमने वाले उच्च श्रेणी के सदस्य पिशाच प्रकार के हैं, जो निम्न स्तरीय शैतान सम्राट स्तर के हैं। कोई भी मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट नहीं पाया गया है, डिप्टी जीरा ने स्पष्ट किया। निम्न स्तरीय शैतान सम्राट। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। क्या आपको यकीन है कि इस रक्षा बेस पर निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों ने कब्जा कर लिया था? इस बेस का प्रभारी कमांडर किस स्तर का था? हाँ, वे सिर्फ निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हैं। ये लड़ाई का वीडियो फीड है, इसे ठीक समय पर बेस पर वापस भेज दिया गया था। आप देख सकते हैं। डिप्टी जीरा ने स्क्रीन पर टैप किया और एक वीडियो चलना शुरू हो गया। वांग टेंग के सामने एक भीषण लड़ाई दिखाई दी। बाद वाले ने इसे ध्यान से देखा। उसकी नजर एक शक्तिशाली आभा वाले पिशाच पर पड़ी। वीडियो संदर्भ से ही वह बता सकता था कि यह निम्न स्तरीय था। इसके अलावा 13वीं अग्रिम पंक्ति के पिछले कमांडर लू गोगे ने मौखिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमता व्यक्त की थी। हालांकि इसकी युद्ध क्षमता भयानक थी, जिसने अंतिम विस्फोटक चरण के दौरान कमांडर को रोके रखा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लू गोगे एक स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा था, केवल शुरुआती स्तर पर, लेकिन स्वर्ग चरण से कम नहीं। फिर भी निम्न स्तरीय शैतान सम्राट उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि अंधेरा प्रेत कितना शक्तिशाली था। वीडियो देखने के बाद हुओ किया और अन्य लोग अधिक गंभीर हो गए। मेजर जनरल लू गॉग शक्तिशाली थे, लेकिन अंधेरे प्रेत का सामना करने में उनके पास कोई लाभ नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह संभावना थी कि यदि वे उस प्राणी से मिले तो उनमें से कोई भी मेल नहीं खाएगा। खैर, यदि पांचों डिप्टी एक ही समय पर कार्रवाई करें तो उनके पास उसे रोकने का मौका होगा। हालांकि यह उनमें से केवल एक ही नहीं था। 5 डिप्टीज को एक ही निम्न स्तरीय शैतान सम्राट को संभालना अवास्तविक होगा। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पक्ष में भी एक राक्षस है। उनकी तुलना में उनका सहयोगी और भी अधिक आश्चर्यजनक था। उस निम्न स्तरीय पिशाच अंधेरे प्रेत ने एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा से लड़ाई की थी, फिर भी वांग टेंग ने एक दिव्य मार्शल योद्धा होते हुए भी एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट को मार डाला। हुओ किया और अन्य लोगों ने वांग टेंग को देखा। वे तीसरी सीमा रेखा पर उसकी लड़ाई का अध्ययन करने गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह वास्तव में शक्तिशाली था। यह कोई भाग्य से जीती गई लड़ाई नहीं थी। तुम सब लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हो? वांग टेंग युद्ध वीडियो का विश्लेषण कर रहा था जब उसने देखा कि उसके प्रतिनिधि उससे घूर रहे हैं। खांसी। वेई टोंग ने अजीब तरह से खांसते हुए पूछा, कमांडर, क्या आप उस काले भूत से निपट सकते हैं? क्या तुम सब लोग मुझे उससे अकेले ही संभालने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे हो? वांग टेंग अवाक रह गया। कमांडर, आप बहुत शक्तिशाली हैं। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट आपके लिए एक आसान काम होगा, हुओ किया ने कहा। मुझे पूरा संदेह है कि तुम बदला ले रहे हो। वांग टेंग ने अपनी आंख के कोने से उसकी ओर देखा। नहीं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, हुओ किया ने निर्विकार चेहरे के साथ उत्तर दिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। उसे नहीं पता था कि वह सख्त दिखने वाला आदमी सीधे चेहरे के साथ झूठ बोल सकता है। उसके मन में उसके बारे में गलत धारणा थी। आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते। कमांडर, मुझे लगता है कि आप तीसरी अग्रिम पंक्ति में अपनाए गए अपने अंतिम कदम से उस प्रेत से निपट सकते हैं, फैंग गैंग ने कहा। फैंग गैंग, क्या आपको लगता है कि हमारा कमांडर उस पिशाच अंधेरे प्रेत को संभाल नहीं सकता? डिप्टी जीरा हंसा। तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग गैंग उलझन में था। लंबे और मांसल वेई टोंग ने हंसते हुए कहा, हमारा कमांडर बस विनम्र है। उसकी आंखों में एक चमक थी। फैंग गैंग अवाक रह गया। क्या मैं ही अकेला हूं जिसने इस पर विश्वास किया? बेवकूफ, माली ने उदासीनता से कहा। फैंग गैंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने गुस्से से वांग टेंग की ओर देखा। ठीक है, मैं उस पिशाच प्रेत का ख्याल रखूंगा। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। वह एक अधेड़ उम्र के आदमी की घातक निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई टोंग ने कहा, ऐसा होने पर हमारे पास शेष निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों से निपटने के लिए समय होगा।
डिप्टी जीरा ने कहा, कार्रवाई करने से पहले हमें एक योजना बनानी होगी। डिप्टी रेजिमेंटल कमांडरों से सीधे भिड़ना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और पैग्गी से बोला जो अब तक चुप थी। पेगी, आओ और हमारी चर्चा में शामिल हो जाओ। पेगी ने अभी अभी टाइगर स्ट्राइक फोर्स में प्रवेश किया था और उसके योगदान की सूची साफ थी। वह वास्तव में वांग टेंग की सहायक थी, लेकिन वह अभी भी एक नौसिखिया थी, इसलिए उसने बातचीत में दखल देने की कोशिश नहीं की थी। एट नोबलबन एट। वह भी उतनी ही हैरान और भावुक हो गई जब उसने सुना कि वांग टेंग उसे बुला रहा है। वह स्पष्टतः उसे प्रदर्शन करने का मौका दे रहे थे। जीरा, हुओ किया और बाकी लोगों को उसके इरादे का एहसास हो गया। इसलिए जब उन्होंने पेगी को आते देखा तो उन्होंने उसे एक नजर से देखा। वेई टोंग और फैंग गैंग ने तो वांग टेंग को एक अस्पष्ट मुस्कान भी दी। पहली मुलाकात में ही वे उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। वह सर्दियों में खिलने वाले बर्फ के फूल की तरह थी, सुंदर, परिष्कृत और खूबसूरत। उसकी ठंडी आभा लोगों को उसके करीब आने से रोकती थी, लेकिन इस बर्फ की रानी को जीतने की उनकी इच्छा जागृत हो जाती थी। कोई भी पुरुष ऐसी महिला से प्यार करेगा। वह सेना में एक दुर्लभ प्रजाति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टेंग ने उसे अपने पास रखा। वेई टोंग और दूसरे लोग ईर्ष्यालु थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सेना में अपना समय बर्बाद कर दिया है। वे ऐसी सुंदरता के बारे में कैसे नहीं जान सकते थे? ऐसी निगाहें क्यों हैं? वांग टेंग ने अपने अधीनस्थों को घूर कर देखा। पैग्गी ने भी उनके हाव भाव देखे। उसके सफेद कानों पर लाल रंग की झलक दिखाई दी। खांसी, चलो काम पर वापस आते हैं। जीरा ने खांसते हुए पैग्गी को शर्मिंदगी से बचाया। ठीक है, चलो काम पर वापस आते हैं। वेई टोंग ने तुरंत सहमति व्यक्त की। सभी ने अपनी नजरें पीछे खींच ली, अब उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वांग टेंग नाराज हो गया तो वह जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। पेगी गंभीर हो गई। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी, फिर उसने स्क्रीन पर टैप किया और एक छवि दिखाई दी। सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे कि वह क्या सोच रही है। इस बैठक से पहले मैंने अंगोरो ग्रैंड कैन्यन पर कुछ शोध किया था। स्थानीय मौसम किसी कारण से बदल गया है, जिससे हर 3 महीने में पूरा कैन्यन बिजली गिरने वाले क्षेत्र में बदल जाता है। बिजली गिरने वाले क्षेत्र में लोग इकट्ठा होते हैं, पैगी ने बताया। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उसकी बात समझ गए। तो जीरा ने दिलचस्पी से पूछा, ये सहायक कोई दिमागहीन सुंदरी नहीं है? वांग टेंग मुस्कुराया। वह मेजबान की सीट पर बैठ गया और पेगी को प्रोत्साहन भरी नजर से देखा। अच्छा काम, जैसा कि मुझसे अपेक्षित था। अंधेरे भूत बिजली से डरते हैं। हम अंधेरे भूतों को अचंभित करने के लिए बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह हम कम प्रयास में विजयी हो सकते हैं, पेगी ने दृढ़ता से कहा। वांग टेंग की निगाहें देखने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। यह एक अच्छा विचार है। डिप्टी जीरा ने वांग टेंग को देखा और मुस्कुराया। अगर हम और अधिक बिजली को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर बिजली की एक सरणी बनाने की आवश्यकता होगी। सरणी शक्तिशाली होनी चाहिए, अन्यथा ये बिजली के दबाव से फट जाएगी। वहां बिजली कितनी शक्तिशाली है? वांग टेंग ने पूछा। पिछले रिकॉर्ड के आधार पर हमें 5वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर स्तर की लाइटनिंग एरे की आवश्यकता होगी, पैग्गी ने तुरंत जवाब दिया। उसने पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं। वांग टेंग ने सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, क्या किसी के पास कोई सवाल है? 5वें दर्जे का ग्रैंड मास्टर स्तर। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे बल में रून मास्टर इसे संभाल सकता है। जीरा ने संकोच किया। उन्हें प्रयास करने दीजिए। यदि वे नहीं कर सकते तो मैं करूंगा, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। तुम, हुओ किया और अन्य लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मुझे रूनों की कुछ समझ है और मैं ग्रैंड मास्टर बनने में कामयाब रहा हूं, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। कुछ समझ? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये ग्रैंड मास्टर स्तर है। हर कोई ऐसा नहीं बन सकता। उसका रवैया थोड़ा ज्यादा हल्का फुल्का था। पेगी ने अवाक होकर वांग टेंग को देखा। उसने योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वांग टेंग एक रून ग्रैंड मास्टर था। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। वह सोच रही थी कि वांग टेंग ने उसके लिए और क्या आश्चर्य लाया है। कमांडर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वेई टोंग ने अनिश्चितता से पूछा। मेरे चेहरे को देखो, क्या मैं गंभीर नहीं लग रहा हूं? वांग टेंग ने पूछा। वास्तव में नहीं, वेई टोंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। चले जाओ। वांग टेंग ने गुस्से से उसे लात मारी। क्या वह अंधा है? क्या वह नहीं देख सकता कि मैं कितना गंभीर हूं? वेई टोंग को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह ईमानदार था और उसे लात मारी गई। और तो और, वह बच भी नहीं सका। कितना दयनीय है। सभी हंस पड़े। ठीक है, जाओ और तैयारी करो।
वांग टेंग ने हाथ हिलाया। हाँ, सभी ने तुरंत उत्तर दिया। चूंकि वांग टेंग एक रून ग्रैंडमास्टर थे, इसलिए सरणी स्थापित करना कोई समस्या नहीं थी। इस खबर से उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। हर 3 महीने में अंगोरो ग्रैंड कैन्यन बिजली की भूमि बन जाती थी। बिजली के बोल्ट आसमान से गिरते थे और घाटी में इकट्ठा हो जाते थे, जिससे पूरा क्षेत्र बिजली निषिद्ध क्षेत्र बन जाता था। हालांकि बिजली हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये 4 या 5 दिनों के बाद धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वांग टेंग उस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। पिछले बिजली के तूफान को 2 महीने और 27 दिन बीत चुके थे। इसका मतलब था कि उसके पास सरणी स्थापित करने के लिए केवल 3 से 4 दिन थे। ये ठीक समय की वजह से था कि पैग्गी ने यह सुझाव दिया। हालांकि 3 दिन थोड़े छोटे थे। 3 दिनों में ग्रैंडमास्टर स्तर की रून सरणी स्थापित करना बहुत जल्दबाजी थी। फिर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे केवल इसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकते थे। रून सरणी की मदद से अंधेरे प्रेत को दबाना निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा था। वे ऐसे ही हार नहीं मान सकते थे। एक कुलीन दस्ता होने के नाते टाइगर स्ट्राइक फोर्स अच्छी तरह से सुसज्जित और कर्मचारी युक्त थी। उनके रैंक में कम से कम 10 रून मास्टर थे। 10 रून स्वामी उस समय वांग टेंग के सामने एकत्र हुए। उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। उन्हें अंधेरे प्रेत को दबाने के लिए 5वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर के रून सरणी की स्थापना करने का काम सौंपा जाएगा। ईमानदारी से कहें तो जब उन्होंने निर्णय सुना तो उन्हें विश्वास करना कठिन लगा। रून मास्टर्स के एक समूह से 5वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर की रून सरणी को पूरा करने के लिए कहना उनके लिए थोड़ा ज्यादा था। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर का एरे भी उनके लिए बेहद कठिन होगा। उनकी सफलता दर 10% से भी कम होगी। जब वांग टेंग और गोर्लिन ने थाउजेंड थंडर एनिहिलेशन एरे की स्थापना की थी, उस समय गोर्लिन और अन्य लोगों को सिरदर्द का सामना करना पड़ा था, और यह कोई ग्रैंडमास्टर का काम भी नहीं था। उस समय गोर्लिन ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने वाले थे और कुल मिलाकर एक निपुण व्यक्ति थे। अंत में जिंगाबू महाद्वीप के सभी रून गुरुओं की शक्ति एकत्रित करके इसे बमुश्किल पूरा किया गया। बेशक वांग टेंग ने बहुत मदद की, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। 5वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणी को पूरा करने के लिए 10 रून मास्टर्स को भेजना एक मजाक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ब्रह्मांड में पले बड़े थे और अपने क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल की थीं, गोर्लिन और अन्य लोगों से बेहतर थे। मास्टर और ग्रैंडमास्टर में दुनिया बहुत अलग थी। जीरा और अन्य लोगों को इन रैंकों के बीच का अंतर नहीं पता था। उन्होंने ये भी सोचा कि उन 10 रून मास्टर्स को 5वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर के रून सरणी को पूरा करने का काम देना वैध था। हालांकि वे विशेषज्ञ उनकी क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित थे। वे सचमुच ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। रून स्वामी क्रोध से चुप हो गए। अपने नए कमांडर का सामना करते समय वे अभी भी थोड़े डरे हुए थे। इसके अलावा यह उनके साथ उनका पहला मिशन था। अगर वे नहीं कहते तो यह उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग उन्हें पीट पीट कर मार तो नहीं देगा, है ना? वांग टेंग ने चारों ओर देखा और कहा, सभी को यहां लाने का उद्देश्य रहस्यमय स्वर्ग बिजली तलवार सरणी स्थापित करना है। इस तरह की एक व्यवस्था माध्यमिक करियर एलायंस में उन्हें मिली कुछ प्रकाश व्यवस्थाओं में से एक थी। ये व्यू बिजली की शक्ति को संघनित करने तथा अपने शत्रुओं पर बरसने से पहले हजारों बिजली की तलवारों में बदलने में सक्षम था। उस प्रकार की शक्ति सचमुच भयावह थी। आक्रमण शक्ति के संदर्भ में इस सरणी को 5वें रैंक वाले ग्रैंड मास्टर स्तर की रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया था। जब वांग टेंग कोई काम करता था तो वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता था, अन्यथा वह अभिनय भी नहीं करता था। यही कारण था कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टिक हेवन लाइटनिंग स्वॉर्ड एरे को चुना। क्या रहस्यमय स्वर्ग बिजली तलवार सरणी? जब रून गुरुओं ने ये नाम सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने सुना था कि यह 5वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणियों में सबसे कठिन थी। वे मुख्यतः इसकी प्रतिष्ठा के कारण इसके बारे में जानते थे। वांग टेंग वास्तव में ऐसी ही एक जटिल रून श्रृंखला स्थापित करना चाहते थे। वे अचानक रोना चाहते थे। बहुत मुश्किल, ये बहुत कठिन है। जो लोग अनभिज्ञ थे वे डरावने थे। वे वास्तव में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने वांग टेंग का शांत चेहरा देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। यह नया कमांडर काफी भयंकर था। रून मास्टर्स में से केवल एक ने अलग भाव दिखाया। वह थोड़ा चिंतित था। वह एक कदम पीछे हट गया और समूह के पीछे छिप गया, जैसे कि वांग टेंग की नजर से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसने नजर घुमाकर उसे देखा, फिर भौहें सिकुड़ी। वह रून मास्टर, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? वह व्यक्ति कांप उठा और कड़वाहट से भरा चेहरा बनाकर अजीब तरह से खड़ा हो गया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग।
ग्रैंड मास्टर वांग टेंग। दूसरे रून गुरुओं ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। फिर उन्होंने बोलने वाले रून गुरु की ओर देखा। क्या वह कमांडर नहीं है? अब वह ग्रैंड मास्टर क्यों है? हर कोई उलझन में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मास्टर जी इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने गलत बोल दिया? वह तो बहुत युवा है। ये कैसे संभव है कि वह ग्रैंड मास्टर हो? तो यह आप थे, वांग टेंग ने कहा। ये वही रून मास्टर था जिससे उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वह पहली बार सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर स्तर के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए ग्रेट कियांग ग्रह पर गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसका मास्टर फैन तेनिंग के साथ थोड़ा झगड़ा था और जब उसे पता चला कि वांग टेंग को उसके प्रतिद्वंद्वी ने पकड़ लिया है तो वह उसे कुछ परेशानी देना चाहता था। पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया था। बाद में जब उसने सुना कि वांग टेंग ने 3 ग्रैंड मास्टर मूल्यांकन पास कर लिए हैं तो उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और भाग गया। उसे डर था कि वांग टेंग उसके लिए जीना मुश्किल कर देगा। हकीकत तो यह है कि वांग टेंग पहले ही उसके बारे में भूल चुका था। वह एक साधारण रून मास्टर की परवाह नहीं करता था। इस बीच मास्टर पिटमैन महान कियांग ग्रह को छोड़ने के बाद 29वें रक्षा ग्रह पर पहुंचे और यहां तक कि एक रून मास्टर के रूप में टाइगर स्ट्राइक फोर्स में शामिल हो गए। यद्यपि वह क्षेत्र खतरनाक था, फिर भी अन्य स्थानों की तुलना में उसके साथ बेहतर व्यवहार किया गया। पिटमैन भी महत्वाकांक्षी था। वह कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहता था ताकि वह जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सके। यदि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो वांग टेंग उसके विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकेगा, भले ही वह महान कियांग ग्रह पर वापस लौट जाए। यदि दोनों ग्रैंड मास्टर होते तो सेकेंडरी करियर अलायंस भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता और उनमें वांग टेंग के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास भी होता। किसने सोचा था कि इतनी दूर जगह पर जाकर भी वह उस आदमी से टकरा जाएगा? वह अभी तक ग्रैंड मास्टर नहीं बने थे। यह पर्याप्त नहीं था। वांग टेंग ने जब उसे पहचाना तो उसका दिल बैठ गया। उसका अंत हो गया। वांग टेंग का अभी भी डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 पर ऊपरी हाथ था। टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर होने के नाते वांग टेंग के पास उससे निपटने के तरीके थे। मास्टर पिटमैन मुझसे डरते हैं। वांग टेंग हल्के से मुस्कुराया। नहीं नहीं। पिटमैन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए कोई परेशानी नहीं दूंगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और उसकी परवाह नहीं की। अगर किसी के पास कोई सुझाव या विचार है तो कृपया खुलकर बोले। पिटमैन ने राहत की सांस ली, हालांकि अभी भी उसे थोड़ा कड़वाहट महसूस हो रही थी। वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह विदूषक था। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग को उसकी परवाह भी नहीं थी। वांग टेंग की बातें सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। कमांडर, क्या आप सचमुच ग्रैंड मास्टर हैं? एक रून मास्टर ने पूछा। ये सही है। मैं सरणी स्थापित करने वाला मुख्य व्यक्ति होऊंगा। आप सभी मेरा समर्थन करेंगे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हॉन्फना। सबने राहत की सांस ली। अच्छा, वे सिर्फ सहायता के लिए वहां मौजूद होंगे। यद्यपि वांग टेंग की पहचान ने उन्हें चौंका दिया, फिर भी एक ग्रैंड मास्टर की उपस्थिति अच्छी बात थी। अन्यथा बाद में उन्हें सचमुच शर्मिंदा होना पड़ेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हुओ किया और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि वांग टेंग और रून मास्टर्स के बीच बातचीत को सुनकर उनकी धारणा गलत थी। 5वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर स्तर की सरणी को पूरा करना इतना आसान नहीं था। यदि 10 रून स्वामी भी सम्मिलित हो जाएं तो भी यह बेकार होगा। वे बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि वांग टेंग एक ग्रैंड मास्टर थे। अन्यथा उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि इसे स्थापित करने के लिए शुरुआत कहां से करें। रक्षा ग्रह संख्या 29 पर केवल एक ग्रैंड मास्टर था। वह मुख्य बेस पर तैनात था और उसके लिए सहायता प्रदान करना असंभव था। पेगी भी थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसने पहले से ही जानकारी की जांच कर ली थी और जानती थी कि 5वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर स्तर के रून सरणी बिजली के तूफान की शक्ति को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसे तैयार करना कितना मुश्किल था। वांग टेंग की उपस्थिति के बिना उनका विचार केवल खोखली बात बनकर रह जाता। ठीक है, बस इतना ही। हर कोई इलाके का पता लगाने और रून व्यू रचना की तैयारी करने के लिए मेरे पीछे आएगा, वांग टेंग ने आदेश दिया। रोज 10 रून गुरुओं ने तुरंत उत्तर दिया। भले ही वांग टेंग टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर या ग्रैंड मास्टर था, किसी भी रून मास्टर ने थोड़ी सी भी उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। कमांडर, क्या आपको हमारे साथ चलने की आवश्यकता है? डिप्टी जीरा ने चिंतित होकर पूछा। घाटी तक पहुंचने के लिए वांग टेंग के समूह को 13वीं अग्रिम पंक्ति से गुजरना होगा। अगर उन्हें खोजा गया तो वे अंधेरे भूतों से घिरे होंगे। एट नोबल एट। नहीं, मेरे लिए उनसे अकेले निपटना आसान है। अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो आंदोलन प्रभावित होगा, वांग टेंग ने कहा, और मुझे आप सभी की जरूरत है कि आप यहां जिम्मेदारी संभालें। कोई समस्या नहीं हो सकती।
समझ गया। हुओ किया और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वांग टेंग वहीं रुक गए और रून गुरुओं को चुपचाप ले जाकर अंगोरो ग्रैंड कैन्यन की ओर चल दिए। हुओ किया और अन्य लोगों की नजर में वांग टेंग पूरी तरह से गायब हो गया था। यहां तक कि उसकी आभा भी छिप गई थी, वे उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सके। वे एक दूसरे को आश्चर्य भरी आंखों से देखने लगे। वे लोग बिना किसी कारण के वांग टेंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। उसकी क्षमताओं को देखते हुए वह अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था। दूसरी ओर वांग टेंग को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। वह पहले से ही रन मास्टर्स के साथ अंगोरो ग्रैंड कैन्यन के बीच में था। उन्होंने अंधेरे प्रेतों से बचने के लिए समूह की सामूहिक आभा को पूरी तरह से छुपा लिया। घाटी में कई निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेत थे, लेकिन वे उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। वांग टेंग ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि केवल रून स्वामियों को आदेश दिया कि वे उनसे दूर रहें और अपने अपने कार्य पूरे करें तथा सोते हुए कुत्तों को सोने दें। कुछ अवलोकन के बाद सभी ने एक उपयुक्त स्थान चुना और तुरंत ही सरनी की स्थापना शुरू कर दी। वांग टेंग को सरनी के मुख्य भाग की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि बाकी लोग किनारे पर शिलालेखों के प्रभारी थे। यह उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा उनका नेता उनकी प्रगति की जांच करने के लिए कुछ समय लेता था और कभी कभी उनकी गलतियों की ओर इशारा भी करता था, जिससे कठिनाई बहुत कम हो जाती थी। रून मास्टर्स को इस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उनके लिए ग्रैंड मास्टर से संकेत प्राप्त करना दुर्लभ था। उनमें से अधिकांश बिना किसी पृष्ठभूमि के साधारण रून मास्टर थे, जिन्होंने अपने दैनिक जीवन में कभी ग्रैंड मास्टर्स का सामना नहीं किया था। ये सब टाइगर स्ट्राइक फोर्स की बदौलत ही संभव हो पाया कि उन्हें एक विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त हो सका। पिटमैन को तब बहुत बुरा लगा जब उसे अंततः अपने और वांग टेंग के बीच की खाई का पता चला। जब बात रूनों की आती तो सबसे अच्छा रून ही आगे निकल जाता। वांग टेंग युवा थे, लेकिन उनकी उपलब्धि का स्तर पहुंच से परे था। कटु रून मास्टर को लगा कि भले ही वह स्वयं उठकर ग्रैंड मास्टर बन जाए, लेकिन वह कभी भी बराबरी पर नहीं पहुंच पाएगा। पिटमैन को अंततः विश्वास हो गया कि वांग टेंग उसे कोई परेशानी नहीं देगा। वह शायद वांग टेंग के दिमाग में भी नहीं आया होगा। वह आदमी उसके लिए मुसीबत खड़ी करने के बारे में कैसे सोच सकता था। ऐसी गहन तैयारियों के बीच 3 दिन बीत गए। रुको, 3 दिन जल्दी ही बीत गए। बिना किसी शोर शराबे के मिस्टिक हेवन लाइटनिंग स्वॉर्ड एरे पूरा हो गया। इसमें लगने वाला समय उम्मीद से कम था। पिटमैन और अन्य रून विशेषज्ञ इस स्थिति को अविश्वसनीय पाकर अचंभित रह गए। उन्हें 5वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर स्तर के सरनी के निर्माण में भाग लेने का सम्मान मिला, और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि यह कितना कठिन था। हालांकि पूरी प्रक्रिया बेहद सहज थी। वास्तव में ये काम इतना सहज था कि उन्हें पता भी नहीं चला कि काम पूरा हो गया। 10 रून मास्टर्स ने वांग टेंग को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। बहुत कम रून ग्रैंड मास्टर्स के पास इस स्तर की महारत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह युवा था। वांग टेंग रून मास्टर्स को वापस युद्धयान में ले गया। हुओ किया और अन्य लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। कमांडर, कैसा रहा? फैंग गैंग ने परेशान होकर पूछा। बाकी लोग उत्सुकता से अपने नेता की ओर देख रहे थे। ये हो गया, हमें बस बिजली आने का इंतजार करना है। वांग टेंग ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। सभी लोग एक ही समय में प्रसन्न और आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। उन्होंने सफलता प्राप्त की। मिस्टिक हेवन लाइटनिंग स्वॉर्ड एरे एक अत्यंत कठिन 5वीं श्रेणी का प्रयास था, जिसमें असफलता की दर बहुत अधिक थी, जिसके कारण वे पिछले कुछ दिनों से चिंतित थे। उनके पास सिर्फ एक ही मौका था। अगर वे असफल होते तो उन्हें अंधेरे प्रेतों से सीधे लड़ना पड़ता। वे 3 महीने और इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा हुआ तो हताहतों की संख्या उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक हो जाएगी। एट नोबल एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से वांग टेंग सफल हो गया। इस बार उन्हें उनका अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। ये बहुत बढ़िया है। हम इस सरनी के साथ अंधेरे प्रेत को एक बड़ा आश्चर्य दे सकते हैं। वेई टोंग ने हंसते हुए कहा। अपने आप को तैयार रखो, बिजली किसी भी क्षण आ सकती है, वांग टेंग ने कहा। चिंता मत करो, हमारे मार्शल योद्धा हमेशा तैयार रहते हैं, डिप्टी जीरा ने जवाब दिया। इतना तनाव मत लो, असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माहौल और भी सहज हो गया। ये जानकर कि वहां पर एक सरनी है, उनमें आत्मविश्वास भर गया। लाल बिच्छू और उग्र भालू कैसे हैं? वांग टेंग ने पूछा। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हमलों की अपनी दूसरी लहर शुरू की और 30,000 से अधिक अंधेरे प्रेत नष्ट कर दिए। परिणाम चौंकाने वाले हैं, हुओ किया ने चमकती आंखों से कहा। ऐसा लगता है कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। वांग टेंग मुस्कुराया।
तीनों सेनाएं एक साथ भेजी गई हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है। माली ने नाक भांज सिकोड़ी। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। उनके कई बेहतरीन मार्शल योद्धाओं की बलि दी गई। हमारे जीतने की संभावना ज्यादा है, जीरा ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। ये निर्णय स्वर को करना था कि वे युद्ध को सुंदरता से जीत सकते हैं या नहीं। अल्पविराम। इस बीच जनरल कैमरून को तीनों सैनिकों की खबर मिल गई। उन्हें उनकी प्रगति के बारे में साफ पता था। मुझे उम्मीद थी कि रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बियर कार्रवाई करेंगे टाइगर स्ट्राइक के लिए। जनरल कैमरून ने अपना सिर हिलाया। वे 3 दिनों से आगे नहीं बढ़े हैं। वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल तीनों सेनाओं की युद्ध योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगते थे। वह केवल परिणाम चाहते थे। लेकिन वह वांग टेंग की योजनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगा था। वह वहीं क्यों रुका? क्या वह डरता है, या फिर उसकी कोई और योजना है? जनरल कैमरन ने आदेश दिया, उन पर नजर रखना जारी रखो। केवल यही एक व्यक्ति नहीं था। जनरल ओकेरी, जनरल क्यू युवानजू और जनरल किम्बली सहित कुछ वास्तविक शक्ति वाले जनरल भी अपनी लड़ाइयों पर कड़ी नजर रख रहे थे। वे टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रति विशेष रूप से चौकस थे। नए कमांडर वांग टेंग में बहुत क्षमता थी। कमांडर के लिए लड़ाई के दौरान उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनके पहले मिशन पर अधिक जोर दिया। वे ये जानकर आश्चर्यचकित और हैरान रह गए कि उस व्यक्ति ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इससे उनमें और भी अधिक जिज्ञासा और रुचि पैदा हो गई। एक और दिन बीत गया। वांग टेंग और उनके अधीनस्थ अपने युद्धक जहाज के ऊपर खड़े थे, जो 13वीं अग्रिम पंक्ति के बाहरी इलाके में खड़ा था। वे अंगोरो ग्रैंड कैन्यन के आसमान का निरीक्षण कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, कोई बदलाव नहीं हुआ। बिजली अभी तक दिखाई नहीं दी थी। 5 डिप्टी रेजिमेंटल कमांडरों ने भौहें सिकोड़कर आसमान की ओर देखा। हालांकि वे समूह में सबसे ज्यादा घबराए हुए नहीं थे। ये पैगी थी, वह ही थी जिसने योजना बनाई थी। अगर कोई गलती हो जाती तो वह टाइगर स्ट्राइक फोर्स में रहने का साहस नहीं रखती। वांग टेंग ने पैगी के कंधे पर हाथ रखा और शांति से कहा, घबराओ मत। बिजली के आने में उतार चढ़ाव हो सकता है, 3 महीने सिर्फ एक अनुमान है। कुछ दिनों का अंतर होना सामान्य बात है। हाँ, पैगी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी भी तरह हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना चाहिए। हम कुछ दिनों से यहाँ हैं। मेरा मानना है कि अंधेरे भूतों को पहले से ही पता है कि हम यहाँ हैं। वे शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा कम कर दें, वांग टेंग ने कहा। हुओ किया और बाकी लोग दंग रह गए। उनका सारा ध्यान व्यूह रचना पर था, इसलिए वे इस मामले को पूरी तरह से भूल गए। यह अंधेरे प्रेतों के आक्रमण का सबसे अच्छा समय था। सभी लोग बिजली चमकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आसमान शांत था। वे निराश होकर वापस लौट सकते थे। 5वें दिन भी बिजली चमकने का कोई संकेत नहीं था। युद्धयान के अंदर का माहौल धीरे धीरे निराशाजनक होता गया। हुओ किया और अन्य लोग बेचैन हो गए। रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बियर से समाचार आया, विजय। उसी सुबह दोनों सेनाओं ने अंधेरे में छिपे शत्रुओं की कतारों को तोड़ दिया और 9वीं तथा 17वीं अग्रिम पंक्तियों पर पुनः कब्जा कर लिया। रेड स्कॉर्पियन फोर्स ने 80,000 से ज्यादा अंधेरे भूतों को मार गिराया, जिनमें 7 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट भी शामिल थे। वे अपने कमांडर और डिप्टी के संयुक्त प्रयास से एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट को भी बुरी तरह घायल करने में सफल रहे, जिससे उस प्राणी को पीछे हटना पड़ा। रेजिंग बियर फोर्स ने बेहतर परिणाम प्राप्त किए। उन्होंने 8 निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों सहित 90,000 से अधिक अंधेरे प्रेत को मार डाला और एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये समाचार सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। जनरल कैमरून भी बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों सेनाओं के कमांडरों की खूब प्रशंसा की। जब उत्साह कम हो गया तो उसने अपनी नजर पुनः टाइगर स्ट्राइक फोर्स पर घुमा ली। तीसरी सेना ने एक भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। हर कोई आश्चर्यचकित था कि क्या वांग टेंग डर गया था और हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक ही क्षण में सभी प्रकार की आवाजें उठने लगीं। वास्तविक शक्ति वाले कई जनरलों ने टाइगर स्ट्राइक की स्थिति के बारे में पूछने के लिए संदेश भेजे। हुओ किया और बाकी लोग तनाव में थे। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन के बाद से उन्हें कभी भी ऐसा मामला नहीं मिला था। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। कमांडर, मैंने हमारी योजना मुख्यालय को भेज दी है, डिप्टी जीरा ने आगे बढ़कर रिपोर्ट दी। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। कमांडर, हम बलपूर्वक अंदर क्यों नहीं घुस जाते? वेई टोंग ने कुछ विचार विमर्श के बाद पूछा। बाकी लोगों ने भी अपने नेता की तरफ देखा। उनमें से ज्यादातर लोग अंदर घुसना चाहते थे।
सिर्फ वो किया और जीरा ने हिचकिचाहट दिखाई। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद वे हार नहीं मानना चाहते थे। तेंग ने अंततः कोई हमला नहीं किया तथा अपने सैनिकों से केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने को कहा। उसे लग रहा था कि बिजली जल्दी ही गिरेगी। एट नो विल एट एट। उन्होंने राउंड बॉल से खास तौर पर उन दिनों को देखने को कहा जब अतीत में बिजली गिरी थी। समय का अंतर 5 दिन से ज्यादा नहीं था। ये पहले और बाद के समय दोनों के संबंध में था। 2 दिन हो गए थे, इसलिए बिजली या तो उसी दिन या अगले दिन दिखाई देगी। वांग टेंग इंतजार कर सकता था। बिजली का न चमकना लगभग असंभव था, अर्थात जब तक कि स्थानीय मौसम में पूर्ण परिवर्तन न हो जाए। लेकिन मौसम की परिस्थितियां आसानी से नहीं बनती, अचानक परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो वे कितने बदकिस्मत होंगे। वांग टेंग को विश्वास नहीं था कि वह एक बदकिस्मत व्यक्ति है। तुम वाकई बहुत शांत हो। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में आई। उसे साफ समझ आ गया कि बाहर क्या हो रहा है, और उसने वांग टेंग की इस शांति का सम्मान किया। अधीर होना व्यर्थ है। मैं इन सभी मार्शल योद्धाओं के जीवन का प्रभारी हूं। मैं उन सभी के जीवन को बचाने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हताहतों की संख्या कम कर सकता हूं, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। मुख्य आधार से आलोचना के बारे में क्या कहना है? राउंड बॉल ने पूछा। वह छोटा लड़का जानता था कि वांग टेंग वास्तव में युद्ध को सही तरीके से लड़ना चाहता था। मुख्य बेस से निगरानी करने वाले लोगों का आकलन भविष्य में पदोन्नति की संभावना को प्रभावित करेगा, और क्या वह सेना के असली मालिकों द्वारा देखा जा सकेगा। रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बियर की नज़र में यह एक सामान्य लड़ाई थी। वांग टेंग के लिए इसका एक विशेष महत्व था। दुर्भाग्यवश मौसम साथ नहीं दे रहा था। वांग टेंग शुरू से ही नुकसान में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन दो समूहों की जीत को ध्यान में न रखते हुए वे समय ले सकते थे और 2 दिन और इंतजार कर सकते थे, बशर्ते अंत में वे जीत जाएं। लेकिन इन 2 जीतों के कारण टाइगर स्ट्राइक फोर्स पर अधिक दबाव था। कमांडर होने के नाते वांग टेंग पर सबसे अधिक दबाव था। वांग टेंग ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, उनकी आलोचना को भूल जाओ। मैं किसी से नहीं डरता, भले ही मेरे पास सेना का समर्थन न हो। राउंड बॉल दंग रह गया। फिर वह हंसा। ऐसा लगा कि वांग टेंग सचमुच एक दिलचस्प व्यक्ति था। 5वां दिन धीरे धीरे बीत गया। शाम होने पर भी बिजली नहीं चमकी। पूरी टाइगर स्ट्राइक फोर्स बेचैन थी। असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही थी। अल्पविराम। समवर्ती रूप से 13वीं अग्रिम पंक्ति में, जो कभी कमांडर का कार्यालय हुआ करता था। कुर्सी पर एक असाधारण रूप से सुंदर युवक बैठा था। उसका चेहरा इतना सफेद था कि उसके नीचे केशिकाएं दिखाई दे रही थी। उसके होंठ खून की तरह लाल थे और उसके होंठों के कोनों पर 2 नुकीले दांत हल्के से दिखाई दे रहे थे। यह एक उच्च श्रेणी का पिशाच सा अंधकार में प्रेत था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पारदर्शी शराब के गिलास को घुमाया, जिसमें एक अज्ञात लाल तरल पदार्थ था। जैसे ही उसने गिलास को हिलाया, लाल तरल पदार्थ ने एक छोटे भंवर का निर्माण किया। वह तेजतर्रार आदमी अपने कप में मौजूद तरल पदार्थ को घूरता रहा। जब उसने रसीले पेय का आनंद लेने के लिए कप उठाया तो उसकी आंखों में एक हल्की बैंगनी लाल चमक चमक उठी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। युवक ने भौहें सिकोड़ी। तरल पदार्थ में उसकी रुचि खत्म हो गई थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, अंदर आइए। एक पिशाच जैसा काला साया अंदर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरा भी देखने में अच्छा था, लेकिन उसकी तुलना कमरे में मौजूद व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। खास तौर पर उसकी आभा। कमरे में मौजूद पिशाच की काली छाया में एक असाधारण और महान गति थी। वह अपने रिश्तेदारों के बीच में भी खड़ा हो जाता था। नया मेहमान घबरा गया। वह दूसरे पक्ष के स्वर में नाखुशी सुन सकता था और जान गया कि उसने दूसरे पक्ष को परेशान कर दिया है। सर टूरबे, मुझे सचमुच खेद है। पिशाच रूपी काले प्रेत ने सावधानी से झुककर कहा। टूरबे ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि आप मुझे कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सकते तो मैं आपको हमारे पूर्वजों से मिलने के लिए भेजूंगा। पिशाच की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह डर से कांप उठा और बोला, सर, इंसान यहाँ 6 दिन से हैं। क्या हम छींटे? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, टूरबे के मुंह से प्रकाश की एक लाल किरण निकली और दूसरे पिशाच पर पड़ी, जो चीखने से पहले ही काले खून के ढेर में पिघल गया। बेवकूफ। टूरबे की आंखों में बैंगनी लाल चमक चमक उठी और वह खुद से बुदबुदाया, वे तो सिर्फ इंसान है। डरने की क्या बात है? हंटिंगटन और जोसेफ पहले ही चले गए हैं। मुझे आशा है कि वे जल्दी करेंगे। वह अपनी सीट से उठकर खिड़की के पास गया। फिर उसने 9वीं और 17वीं अग्रिम पंक्ति की ओर देखा। अल्पविराम। छठे दिन सुबह सुबह 5 डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर आसमान की ओर देखने के लिए युद्धक जहाज के ऊपर दौड़े। उम्मीद है कि आसमान से हमें जल्दी ही बिजली मिलेगी ताकि हम घर जा सकें।
मेरा मतलब है, ताकि हम अंधेरे भूतों से लड़ सकें। केवल वांग टेंग ही अपने कमरे में युद्धयान के अंदर ही रहा। वह सुबह करीब 9 बजे धीरे धीरे बाहर आया। कमांडर, आप सचमुच धैर्यवान हैं। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, वेई टोंग ने कड़वाहट से कहा। अगर इससे कुछ फायदा होता तो मैं भी अधीर हो जाता, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई अवाक था। उन्हें नहीं पता था कि उनका नया कमांडर इतना शांत स्वभाव का होगा। क्या वह एक खुशमिजाज व्यक्ति है या फिर उसके पास कोई योजना है? वांग टेंग को उनके हाव भावों की परवाह नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह मुस्कुराया। ये यहाँ है। बिजली आ रही है। वह अपनी बिजली चमकाने की प्रतिभा का प्रयोग करके अपने सामने आकाश में बिजली की शक्ति को एकत्रित होते हुए महसूस कर सकता था। वांग टेंग ने कहा, सभी लोग अपनी स्थिति में आ जाएं। मैंने कुछ गणनाएं की और पाया कि दोपहर में बिजली गिरेगी। कुछ गणना की, हुओ किया और बाकी लोगों ने एक दूसरे को खामोश नजरों से देखा। उनमें श्राप देने की तीव्र इच्छा थी। क्या आप सोचते हैं कि आप एक ज्योतिषी हैं? क्या आप ऐसे समय में अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते? कमांडर, मजाक मत करो, डिप्टी जीरा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया। सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उनके कौशल बिजली पर आधारित नहीं थे। कमांडर, क्या आप अपने आसपास बिजली की शक्ति को महसूस कर सकते हैं? वेई टोंग ने आश्चर्य से कहा। वांग टेंग को पता था कि जब तक वह उन्हें आश्वासन नहीं देगा, वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने सिर हिलाया और सहजता से स्वीकार कर लिया। आप इसे महसूस कर सकते हैं? वेई टोंग हैरान रह गया। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। यह महज एक सामान्य टिप्पणी थी, लेकिन वांग टेंग ने वास्तव में इसे स्वीकार किया था। इसका क्या मतलब था? वांग टेंग एक दुर्लभ बिजली तत्व मार्शल योद्धा था। अन्यथा उसके पास बिजली की शक्ति को महसूस करने का साधन कैसे होगा? हुओ किया को अचानक याद आया कि उनके नए नेता ने उसे हराने के लिए बिजली से चलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया था। पहले तो उसने सोचा कि वांग टेंग के पास सिर्फ एक अच्छा हथियार होने का फायदा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक क्षमता थी। आइए हम अपने लोगों को सूचित करें और उनसे तैयारी करने को कहें। सभी लोग प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। ये क्रम नीचे की ओर बढ़ता गया। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सभी मार्शल योद्धा उत्साहित थे। आखिरकार लड़ाई शुरू होने वाली थी। उन्होंने उस पल के लिए 6 दिन इंतजार किया था। उन 6 दिनों के दौरान उनसे अधिक उत्तेजित कोई नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, काली छायाएं उनके ठीक सामने थीं, लेकिन वे उनसे बच नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी नग्न सुंदरी के बगल में हो, लेकिन वे हिल नहीं सकते थे। वे हताश थे, खासकर रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बियर की जीत की खबर सुनने के बाद। वे अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। टाइगर स्ट्राइक फोर्स जैसे विशिष्ट समूह की अपनी सम्मान की भावना थी। ये कई कमांडरों के नेतृत्व में वर्षों की प्रगति के बाद हासिल किया गया सम्मान था। प्रत्येक सदस्य ने उस सम्मान को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिया था। इसीलिए उन्होंने इस पर इतना अधिक महत्व दिया। वे खुद को अन्य ताकतों से हारने नहीं देंगे। अंततः 6 दिन बीत जाने के बाद वांग टेंग ने उन्हें हमला करने का आदेश जारी किया। सभी लोग उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी आवश्यक तैयारियां करनी शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक अंगोरो ग्रैंड कैन्यन के आसमान पर काले बादल छाने लगे। बादल अजीब तरीके से घूम रहे थे, केवल घाटी के ऊपर ही जमा हो रहे थे। बाकी क्षेत्र साफ थे। ये यहाँ है। ये सचमुच यहाँ है। हुओ किया और अन्य लोग उत्साह से ऊपर देखने लगे। वांग टेंग ने उनसे झूठ नहीं बोला। दोपहर में बिजली आ गई थी। वांग टेंग भी युद्धयान के ऊपर खड़े होकर काले बादलों को देख रहे थे। उन्हें भी जादुई महसूस हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि बिजली की घटना का ऐसा आवधिक संचय तब शुरू हुआ जब एक स्वर्गीय चरण बिजली तत्व मार्शल योद्धा ने क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। तब विशेषज्ञ ने एक अंतिम हमला किया और सारी ऊर्जा को वहां एकत्रित होने के लिए मजबूर किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध के बाद ये दृश्य हर 3 महीने में दिखाई देता रहा। किस प्रकार की युद्ध तकनीक प्रकृति को बदलने में सक्षम थी, वांग टेंग इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। उसने अभी तक ऐसी कोई युद्ध तकनीक नहीं देखी थी। वह केवल इतना जानता था कि अंतिम तकनीक असाधारण और अद्वितीय थी। ऐसा लगता है कि मैं किसी भी मार्शल योद्धा को कम नहीं आंक सकता। वांग टेंग के पास स्वर्ग के मंच के मार्शल योद्धा के खिलाफ चुपके से हमला करने का साधन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पराजय था। अगर वह वास्तव में शक्तिशाली मार्शल योद्धा से मिलता है तो भी वह मुश्किल में पड़ जाएगा।
वांग टेंग ने स्वयं को मौन चेतावनी दी। काले बादल आधे घंटे तक छाए रहे। पूरा आसमान काला था, मानो बादल उनके सिर के ठीक ऊपर लटके हुए हों, जिससे एक उदास वातावरण बन रहा था। धमाका। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आकाश में गूंज उठी। बिजली बिना किसी चेतावनी के आई। हुओ किया और अन्य लोग इससे चौंक गए। एक सेकंड पहले तक सब कुछ शांत था। काले बादल घिर रहे थे, लेकिन बिजली चमकने का कोई संकेत नहीं था। अचानक से अशुभ गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह एक डरावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि गड़गड़ाहट लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल रही थी। हालांकि सभी ने देखा कि अभी भी बिजली गिरने का कोई संकेत नहीं था। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि बादल अजीब थे। सौभाग्य से वह उनके भीतर बिजली की शक्ति को इकट्ठा होते हुए महसूस कर सकता था। अल्पविराम। दूसरी ओर 13वीं अग्रिम पंक्ति में टूरबे अपने कमरे से बाहर निकला और भौहें सिकोड़कर आसमान की ओर देखने लगा। ये काले बादल और गड़गड़ाहट अचानक क्यों दिखाई दी? हर कोई जानता था कि काली प्रेतात्माएं बिजली से डरती हैं। वह एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था, इसलिए उसे बिजली से डर नहीं लगता था। फिर भी यह उसकी क्षमता को कुछ हद तक दबा सकती थी। किसी कारणवश उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। अंदर आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर, एक पिशाच प्रेत ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया जब वह दौड़ता हुआ अंदर आया। टूरबे ने आसमान की ओर देखा और पूछा, क्या इसमें कुछ खास बात है? सर, यह एक विशेष घटना है जो हर 3 महीने में एक बार होती है। हमारे सामने घाटी के ऊपर बिजली गिरी होगी। यह कोई खतरा नहीं है, छोटे पिशाच ने उत्तर दिया। लगता है कि 3 महीने की अवधि को देखते हुए यह एक प्राकृतिक घटना है। टूरबे ने राहत की सांस ली। हमारे बचाव में सावधान रहें। उन मनुष्यों पर पूरा ध्यान दें। हाँ, एट नोबलबन एट अल्पविराम। कमांडर, हम कब कार्रवाई करने जा रहे हैं? वे टोंग ने उत्साह से पूछा। रुको, वांग टेंग मुस्कुराया। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वांग टेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर भी उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। हुओ किया और बाकी लोग मुस्कुराए। अब वे बेचैन नहीं थे। बिजली के बादल ठीक वैसे ही आए जैसे उनके नेता ने भविष्यवाणी की थी, इसलिए लड़ाई जल्द ही शुरू होगी। उन्हें कुछ और मिनट इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। धमाका। आकाश में फिर से गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस बार उन्होंने आखिरकार बिजली देखी। चांदी सफेद बोल चांदी के अजगर की तरह आसमान से नीचे की ओर चमक रहे थे। धमाका। धमाका। जल्द ही उनके सामने का पूरा स्थान गरज और बिजली से भर गया। मोटी बिजली की चमक अंगोरो ग्रैंड कैन्यन पर गिर पड़ी। बिजली के झटके बहुत तेज और जंगली थे। पहले तो कुछ ही थे, लेकिन फिर एक साथ कई सौ बिजली के झटके लगे। बूम बूम बूम। हुओ किया और अन्य लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। डरावना, अत्यंत भयानक। एक साथ सैकड़ों बिजली की चमक गिरी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह एक भव्य एवं भयावह दृश्य था। उन सभी को लगा कि यदि वे काले बादलों के पास खड़े होते तो बच पाना असंभव होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या यही प्रकृति की असली शक्ति है? सबके दिलों में एक ही सवाल उठा। वांग टेंग भी हैरान रह गया। बिजली की शक्ति बहुत अधिक प्रबल थी। उसे अफवाह याद आ गई। स्वर्ग के एक योद्धा ने कुछ विशेष युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया और ऐसा अनोखा दृश्य बनाया। फिर भी यह एक अच्छी बात थी। उस बिजली में मिस्टिक हेवन लाइटनिंग स्वॉर्ड एरे की असली क्षमता को मुक्त करने की शक्ति होगी और वह खुशी से कुछ विशेषता बुलबुले एकत्र कर सकता है। इस बार उसके लिए बिजली तत्व की कई विशेषताएं एकत्रित करने को होंगी। वांग टेंग की पुतलियों में बिजली की चमक झलक रही थी जब वह चुपके से मुस्कुरा रहा था। आकाश में काले बादलों ने कम से कम कुछ हजार मीटर के दायरे को ढक लिया, जिससे जब बिजली की चमक गिरी तो एक भव्य और भव्य दृश्य निर्मित हुआ। अंगोरो ग्रैंड कैन्यन के भीतर बिजली इकट्ठी हुई, एकत्रित होकर एक भयानक बिजली भूमि का निर्माण किया। बिजली की कोई भी शक्ति बिखर नहीं सकी। वांग टेंग को लगा कि समय सही है, इसलिए वह आकाश में उड़ गया और चिल्लाया, सभी लोगों, चमत्कार देखने का समय आ गया है। सभी लोग उत्साहित थे। सभी ने एक साथ वांग टेंग की ओर देखा। फिर उन्होंने देखा कि कैसे उनका नेता बिजली के तूफान में जा फंसा। इंसान। टूरबे ने 13वीं अग्रिम पंक्ति में वांग टेंग की उपस्थिति देखी। वह खड़ा हो गया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह नहीं जानता था कि मनुष्य क्या करना चाहता था, लेकिन वह निश्चित रूप से बिजली पर हमला करके मौत की तलाश नहीं कर रहा था। सर, क्या हम उसे मार गिराएं? एक पिशाच ने पास आकर पूछा। टूरबे ने ठंडे स्वर में कहा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने पैरों से जमीन को थपथपाया और आकाश में छलांग लगा दी और अपनी ताकत से जमीन को चीर दिया। वांग टेंग ने देखा कि एक काली छाया उसकी ओर उड़ रही है। उसकी नजर तेज हो गई और वह व्यंग्य से बोला, तुम मौत की तलाश में हो।
मरो। टूरबे ने अपनी उंगलियां मोड़ ली, उसके हाथ के चारों ओर रक्त लाल चमक संघनित हो गई, जिससे एक तेज पंजा बन गया। फिर उसने वांग टेंग पर पंजा मारने की कोशिश की। वह अचानक रुक गया, फिर मुस्कुराहट के साथ तीखे पंजे को घूरने लगा। उसके गले से एक शांत आवाज निकली, रहस्यमय स्वर्ग बिजली तलवार सरनी सक्रिय करें। धमाका। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया, बिजली की चमक के बीच कहीं से एक विशाल बैंगनी रंग की आकृति प्रकट हो गई। अनगिनत बिजली के बोल्ट तलवार की चमक में बदल गए और वांग टेंग के चारों ओर मंडरा रहे थे। एक अदृश्य हत्या का इरादा हवा में बह रहा था। इससे पहले कि वह वांग टेंग के करीब पहुंच पाता, रक्त लाल पंजे को बिजली की तलवार से नष्ट कर दिया गया। अरे बाप रे! टूरबे ने आंखें सिकोड़ ली। उसे खतरे का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर जबरदस्त बदलाव आया, और वह हैरानी से भर गया। धरती पर काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। बिजली की चमक के बीच धीरे धीरे एक गोल बैंगनी रंग की सरणी उभरी। ये बहुत बड़ी थी, इसका ढका हुआ क्षेत्र आसमान में काले बादलों से भी ज्यादा था। एक भयावह बिजली का समूह झुंड में उमड़ पड़ा और समूह के भीतर चक्कर लगाने लगा। उसके सभी कोनों से होकर बहने लगा और तेजी से घूमने लगा, जिससे एक बवंडर बन गया। अंगूठी। धातु की खनक सुनाई दी। बिजली अलग अलग आकार की लंबी तलवारों में एकत्रित हो गई, जिससे बैंगनी रंग की चिंगारियां और तलवारों की डरावनी आभा निकल रही थी। पूरी तलवार में हत्या की भावना व्याप्त थी। टूरबे को यह बात अविश्वसनीय लगी। वह केवल इतना जानता था कि मनुष्य कुछ करना चाहते थे, इसलिए वह उन्हें कुछ भी खतरनाक कार्य करने से रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां गया था। पिशाच जानता था कि मानव नेता सिर्फ एक दिव्य मंच का योद्धा है। उसे मारना आसान काम होगा। तथापि वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। किसने सोचा होगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी गुप्त रूप से इतनी शक्तिशाली सेना बना लेगा। जब उन्होंने इस सरणी को काम करते देखा तो वे कांप उठे। यह एक घातक धमकी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी श्रेष्ठ भूत का सामना किया हो। अदृश्य ठंड ने उसके खून को ठंडा कर दिया। हरामी, उन्होंने ये सरणी कब बनाई? उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या मेरे लोग अंधे हैं? उनके प्रतिद्वंद्वी ने उनके दरवाजे पर ही वह शक्तिशाली व्यूह रचना की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टूरबे का चेहरा काला पड़ गया। उसे अपने आदमियों की हत्या करने का मन हुआ। हालांकि इस बारे में सोचने का समय नहीं था। सरणी ही सबसे महत्वपूर्ण मामला था। अल्पविराम। कुछ दूरी पर हुओ किया और अन्य लोगों ने अंततः व्यूह का असली रूप देखा, और वे आश्चर्यचकित हो गए। कोई भी शब्द उनकी वर्तमान भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। यह बहुत शक्तिशाली था। तो 5वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणी कुछ इस तरह दिखती है। अंततः सभी को इस तरह के उच्च स्तरीय सरणियों का महत्व समझ में आ गया। ईमानदारी से कहें तो वे शक्तिशाली सरणियां दुर्लभ थीं, और उनके लिए ये सामान्य बात थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसी कोई सरणियां नहीं देखी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रैंड मास्टर्स का इतना ऊंचा दर्जा है। एक ही व्यूह रचना युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। दुर्भाग्यवश ऐसे हथियार बहुत कम थे। सभी सैनिकों के पास ये हथियार नहीं था। टाइगर स्ट्राइक फोर्स बहुत भाग्यशाली थी कि उनकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति था। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सभी मार्शल योद्धा हैरान रह गए। वे आकाश में मंडराते हुए उस समूह को देखकर चौंक गए। भयानक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बिजली के वहां पहुंचने का इंतजार किया। इस व्यूह रचना के बल पर अंधेरे प्रेतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले कई लोगों ने सोचा था कि वांग टेंग डर गया है और हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिरकार उन्हें अपने नेता की योजना समझ में आ गई थी। वे चाहते थे कि वे खुद को किसी गड्ढे में दफना लें। वांग टेंग उनसे कई स्तर ऊपर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिटमैन और अन्य रून मास्टर भी आकाश में रहस्यमय स्वर्ग बिजली तलवार सरणी को देख रहे थे। उनकी निगाहें तीव्र थीं और दिल उत्साह से भरे हुए थे। ये 5वीं रैंक का ग्रैंड मास्टर स्तर का समूह था जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। उनका योगदान न्यूनतम था, लेकिन फिर भी उनमें उपलब्धि की प्रबल भावना थी। ये संभवतः उनमें से कई लोगों के लिए ग्रैंडमास्टर स्तर पर एक सरणी के निर्माण में भाग लेने का एकमात्र अवसर होगा। उनमें से ज्यादातर लोग अंततः स्थिर हो जाते, कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। यह एक क्रूर सच्चाई थी। हालांकि वांग टेंग ने उन्हें इस निर्माण का हिस्सा बनने का मौका दिया था। यह उनके जीवन भर गर्व करने लायक बात होगी। इस व्यूह रचना की भयावह शक्ति को पहली बार देखने के बाद उपलब्धि की भावना और अधिक प्रबल हो गई। अल्पविराम। वे अकेले ही आश्चर्यचकित नहीं थे। 13वीं फ्रंटलाइन पर कब्जा करने वाले अंधेरे भूत भी दंग रह गए। फिर एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। भय फैल रहा था। सभी अंधेरे प्रेत डर गए।
वे अपने ऊपर की भयावहता को देखकर स्तब्ध रह गए। क्या कोई हमें बता सकता है कि हमारे ऊपर एक भयानक घेरा क्यों है? क्या हमें भागना चाहिए? नहीं, अगर हम अभी भाग गए तो सर टूरबे सबसे पहले हमें मार डालेंगे। डरे हुए प्रेतों को याद आया कि उनका वरिष्ठ अधिकारी कितना क्रूर था, उन्होंने बलपूर्वक भागने की अपनी इच्छा को दबा दिया। अल्पविराम। टूरबे उस समय वांग टेंग को घूर रहा था। उसके अंदर की नक्षत्रीय काली शक्ति बाहर की बिजली की शक्ति का विरोध करने के लिए उन्मत्त रूप से बाहर निकली। हजारों बिजली की तलवारें लगातार तेज तलवारों की आभा बिखेर रही थीं। प्रमुख पिशाच को लगा कि वह सुइयों के बिस्तर पर बैठा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टूरबे ने पूछा, मानव, आप कौन है? डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 से टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कमांडर वांग टेंग। वांग टेंग बिजली के बीच तैरता हुआ अपने सामने मौजूद पिशाच प्रेत को शांति से जवाब दे रहा था। उसने उस प्राणी को पहचान लिया। ये वही था जिसने 13 अग्रिम पंक्ति के पिछले कमांडर को हराया था, उनके बेस पर कब्जा किया था। उस पिशाच की काली छाया ने उसे एक अलग ही एहसास दिया, जिसकी आभा किसी भी सामान्य पिशाच से कहीं ज्यादा थी। उसका बड़प्पन जन्मजात था, ठीक वैसे ही जैसे मानव समाज के कुलीन लोग होते हैं। वे श्रेष्ठ थे और हर चीज और हर किसी को नीची नजर से देखते थे। वह अत्यंत शुद्ध काली आभा भी छोड़ता था, अन्य पिशाचों की आभा उसकी तुलना में धुंधली लगती थी। वे पूरी तरह से अलग अलग ताकतें लग रही थी। आप 13वीं अग्रिम पंक्ति पर पुनः कब्जा करना चाहते हैं? टूरबे ने उपहास किया। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? वांग टेंग ने शांति से पूछा। टूरबे ने तिरस्कारपूर्वक वांग टेंग की ओर देखा और जवाब दिया, जब तक मैं यहां हूं, आप इसे वापस नहीं पा सकेंगे। वह कुछ समय के लिए रुकना चाहता था ताकि वह व्यूह का निरीक्षण कर सके और कमजोरी ढूंढ सके। लेकिन वांग टेंग ने उसे मौका नहीं दिया। क्या आपका काम पूरा हो गया? वांग टेंग ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। टूरबे ने भौहें सिकोड़ी। उस इंसान की उदासीनता ने किसी कारण से उसके गुस्से को भड़का दिया। उसे अपमानित महसूस हुआ। वह पिशाचों में एक प्रसिद्ध कुलीन व्यक्ति था, शुद्धतम रक्त का स्वामी और उच्च पद का स्वामी। यह मनुष्य मेरा अपमान कैसे कर सकता है? यदि आपका काम पूरा हो गया है, तो आप अपने डकलैंड वापस जा सकते हैं। वांग टेंग ने अपना संयम बनाए रखा और जोर से अपना हाथ उठाया। फिर उसने टूरबे की ओर इशारा किया। अंगूठी। अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी, साथ में गड़गड़ाहट भी थी। एकत्रित तारामंडल बिजली की शक्ति बेचैन होने लगी और समूह के भीतर हिंसक रूप से इधर उधर घूमने लगी। तेज ब्लेड के निशान हवा को चीरते हुए आसमान में स्पष्ट रेखाएं बना रहे थे। धमाका। हजारों बिजली की तलवारें टूरबे की दिशा में उड़ी, उनके चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं और वे प्रकाश का एक निशान छोड़ते हुए नीचे अंधेरे प्रेत की ओर मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही थीं। धतेरी की। टूरबे की पुतलियां नुकीली हो गईं। उसने दृढ़ निश्चय के साथ काम किया, तुरंत अपनी भुजाएं ऊपर उठाई, मानो आसमान को थामे हुए हो। रक्त कौवा भयंकर स्केल शील्ड। उसके गुस्से भरे रोने के बाद कौओं की आवाजें सुनाई देने लगी। रईस के चारों ओर एक गहरे लाल रंग की रोशनी चमक उठी, जो खूनी कौओं के झुंड में बदल गई। वे उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा हो गए, एक भयानक और बर्बर दिखने वाली लाल ढाल बना ली। धमाका। जैसे ही टूरबे रक्त रंग की ढाल को संघनित कर रहा था, बिजली की तलवारें नीचे गिरने लगी और उसे निगलने लगी। बिजली की तलवारें न केवल पिशाच नेता की ओर बढ़ रही थीं, बल्कि उनका निशाना नीचे मौजूद अंधेरे प्रेतों पर भी था। अंधेरे प्रेतों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वांग टेंग टूरबे का सामना करते हुए उन पर हमला कर सकता है। बिजली की तलवार बहुत तेज थी, जो कुछ ही समय में उनके सिर के सामने चमक उठी। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे केवल बिजली की तलवारों का आकार बढ़ता हुआ देख सकते थे। नहीं, अनगिनत प्राणियों ने अनिच्छा से दहाड़ लगाए और गिरती हुई बिजली की तलवारों का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर से अपनी अंधेरी शक्तियों को बाहर निकाला। हालांकि उनमें से अधिकांश आने वाली शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। बिजली की तलवारों ने सीधे उनके बचाव को तोड़ दिया, उनके शरीर को जमीन पर गिरा दिया। अंतहीन चीखें सुनी जा सकती थीं। बिजली की तलवारों से तलवार की आभा फूट पड़ी और उनके शरीर को चीर दिया, तथा भीतर की समस्त अंधकार में नक्षत्र शक्ति को नष्ट कर दिया। गिरती तलवारों के कारण जमीन पर हाथ भर चौड़ी दरारें पड़ गईं। बूम बूम बूम, आसमान में लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। यह एक शानदार दृश्य था। दूर से टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सभी सदस्य आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें खुली रख रहे थे। बहुत शक्तिशाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंधेरे प्रेतों में उस समूह का प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके ज्यादातर दुश्मन बिना कोई कार्रवाई किए ही खत्म हो जाएंगे। जीत लगभग तय थी। इसी समय आकाश से गर्जना की आवाज आई।
गर्जन। टूरबे की रक्त रंग की ढाल पहले से ही खड़ी थी, लेकिन बिजली की तलवार की बमबारी ने उसे 100 मीटर पीछे धकेल दिया था। कुलीन व्यक्ति मुश्किल स्थिति में था। इस बीच वांग टेंग आश्चर्य से ढाल को देख रहा था। वह ढाल अच्छी है। ये वास्तव में मिस्टिक हेवन लाइटनिंग स्वॉर्ड एरे से होने वाले हमलों को रोकने में सक्षम था। मानव, तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। टूरबे में क्रोध उमड़ पड़ा, उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने मानव नेता को हत्या के इरादे से भरी आंखों से घूरा। वांग टेंग ने उस पर अपनी उंगलियां घुमाई और जोर से चिल्लाया, आओ और मुझे मार डालो। धमाका। टूरबे का सुंदर चेहरा एक पल में क्रूर और टेढ़ा हो गया। उसकी पीठ पर एक जोड़ी बड़े पंख उगाए, वह एक पंख फड़फड़ाहट के साथ अचानक जहां खड़ा था, वहां से गायब हो गया। यह थोड़ा दिलचस्प है। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। वह शून्य की ओर बढ़ा और सघन बिजली के साथ तलवार की धार चलाई। झनकार। टूरबे पुनः प्रकट हुआ और वह गंभीर दिख रहा था। उसने वांग टेंग के हमले को रोकने के लिए एक गहरे लाल रंग की तलवार पकड़ी हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाया गया था। मरना। टूरबे की तलवार से एक चमकदार तलवार की चमक फूट पड़ी और एक बुरी तलवार की आभा उड़ी, जिसने बिजली की तलवार को टुकड़ों में तोड़ दिया। वांग टेंग की आंखें चमक रही थीं, जब वह पिशाच पर बमबारी करने के लिए लगातार बिजली की तलवारें बना रहा था और व्यूह को नियंत्रित कर रहा था। वहां बहुत सारी बिजली की तलवारें थीं। टूरबे उनसे निपटने के लिए बहुत थक गया था और वह मानव के पास जाने में पूरी तरह से असमर्थ था। स्वूश। अचानक वह समय रहते बच नहीं सका और बिजली की एक तलवार से उसके एक हाथ पर घाव हो गया तथा खून बहने लगा। टूरबे का चेहरा और भी खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह घाव को देख रहा था। उसके चारों ओर बिजली की शक्ति थी, जो उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। बिजली की शक्ति ने अंधेरे प्रेतों पर एक मजबूत निरोधक प्रभाव डाला। उसने इस प्रभाव को गहराई से महसूस किया। फिर से आओ। वांग टेंग ने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया और वह पिशाच पर बिजली की तलवारों से हमला करता रहा। स्वूश, स्वूश, स्वूश। टूरबे के शरीर पर बैंगनी तलवार की चमक की धारियां चमकती रहीं तथा अपना निशान छोड़ती रहीं। क्षतिग्रस्त स्थान झुलसकर काले हो गए थे। ये बिजली गिरने से उत्पन्न अनोखा प्रभाव था। दूर से हुओ किया और अन्य लोग अविश्वास में थे, क्योंकि उन्होंने लड़ाई पर ध्यान दिया था। फैंग गैंग ने अपनी लार निगलते हुए पूछा, क्या ये वास्तव में वह काला भूत है जिसने जनरल लू गोगे को हराया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ऐसा ही लगता है। वेई टोंग अनिश्चित था। यह विरोधाभास इतना तीव्र था कि वे इस पर विश्वास ही नहीं कर सके। जनरल लू गोग एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा था। उसका पराजित होना पिशाच की भयावह शक्ति का संकेत था। लेकिन अब वह वांग टेंग के हमलों के सामने असहाय था। बाद वाला वास्तव में व्यूह की शक्ति पर निर्भर था, लेकिन ये भी उसकी चालों में से एक था। वे देख सकते थे कि उनका नेता कितना शक्तिशाली था। डिप्टी जीरा ने कहा, मुझे नहीं पता कि कमांडर इस काले भूत को हरा पाएगा या नहीं। ये कहना मुश्किल है। पिशाच अभी मुश्किल स्थिति में है, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं लगी है। ये सिर्फ हल्के घाव हैं। वह आदमी जवाबी हमला करने का मौका ढूंढ रहा है। हुओ किया ने अपना सिर हिलाया। एट नोबल बन एट। इस तथ्य को समझते ही सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। हम कब आगे बढ़ेंगे? माली ने थोड़ी देर बाद पूछा। कमांडर के आदेश की प्रतीक्षा करो। अभी समय नहीं है, हुओ किया ने उत्तर दिया। अल्पविराम। धमाका। आकाश में गड़गड़ाहट गूंजी, लेकिन वह अधिक तेज आवाज को दबा नहीं सकी। बिजली गिरने से एक आकृति पुनः वापस आ गई। टूरबे। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और खून की उल्टी करना चाहता था। वह दुश्मन को स्कैन करता रहा, वांग टेंग की कमियां ढूंढना चाहता था। चलो और कोशिश करो, शायद तुम मेरे करीब आ सको। वांग टेंग ने फिर हाथ से इशारा किया। मिन। टूरबे क्रोध से कांप उठा। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। यह मानव बहुत ही घृणित है। मैं सचमुच उसे मार डालना चाहता हूं। धमाका। गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। वह एक क्षण भी अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका। कहीं से भी अंतहीन गहरे लाल रंग की रोशनी प्रकट हुई और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार की ओर बढ़ी, जिससे कुछ 100 मीटर लंबी ब्लेड जैसी चमक पैदा हो गई। तलवार की चमक के पीछे एक खूनी कौवे की विशालकाय छवि दिखाई दी। उसने अपनी लाल आंखों से वांग टेंग को गौर से देखा, फिर अपने पंख फैलाए और एक दर्दनाक और तीखी चीख निकाली। पक्षी की आवाज सुनकर वांग टेंग को चक्कर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उत्तेजित हो गई है। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसके मन में 9 खजानों का शिवालय चमक उठा और बुरी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को दूर भगा दिया। फिर उसने उंगली उठाई।
अनेक बिजली की तलवारें उसकी ओर उड़ी और उसके पीछे एक विशाल तलवार की चमक बन गई। तलवार की चमक बहुत ज्यादा थी। इसकी नोक सीधे आसमान की ओर इशारा कर रही थी ताकि घने काले बादलों को चीर सके। इसके चारों ओर बिजली चमक रही थी, मानो तलवार के चारों ओर ड्रैगन घूम रहे हों। टूरबे ने जब ये देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि वह सेना की सीमा के भीतर था, इसलिए उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके पास एकमात्र विकल्प था कि वह हमले का सामना करे। उसने अपने दांत पीस लिए। उसके शरीर से लाल रोशनी निकली और उसकी लंबी तलवार की ओर बढ़ी। तलवार के चारों ओर की गहरी लाल रोशनी और भी भयावह हो गई। गर्जन। जब वह दबाव सहन नहीं कर सका तो वह क्रोध में चिल्लाया और मानव पर हमला करने के लिए अपनी तलवार को हिंसक ढंग से नीचे घुमाया। मेरी विशाल तलवार का स्वाद लो। वांग टेंग ने हमले को नजरअंदाज नहीं किया। उसने अपनी उंगली उठाए और उसके पीछे बैंगनी तलवार की चमक दिखाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस हमले में 100 बिजली की तलवारें सम्मिलित थीं, जिससे ये कुछ 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। धमाका। दोनों तलवारें हवा में टकरा गईं। आसमान में भयावह शक्ति के उतार चढ़ाव छा गए। धमाके हुए और सारी आवाजें दब गईं। सभी को अस्थायी रूप से सुनने की शक्ति खो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती खामोश हो गई हो। लाल और बैंगनी तलवार की चमक एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गई। भयावह तलवार की आभा लगातार फूट रही थी। वे स्थिर हो गए थे। हर कोई मुंह खोले हुए अपना मुंह बंद करना भूल गए और अचंभित होकर ये दृश्य देख रहा था। हुओ किया और अन्य डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर टक्कर के केंद्र को ध्यान से देख रहे थे। वे दोनों समान रूप से चकित और चिंतित थे। क्या हमारा कमांडर अंधेरे प्रेत को हरा सकता है? कुछ समय बीतने के बाद दरार, किसी चीज के टूटने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सभी लोग बड़ी बड़ी आंखों से टक्कर के बिंदु को देख रहे थे। दोनों तलवारों की चमक पर दरारें दिखाई दे रही थीं और वे बहुत तेज गति से फैल रही थीं। रेखाओं ने तुरंत दोनों हथियारों को ढक लिया। बूम एट नोवल बन एट। अगले ही क्षण दोनों तलवारों की चमक बिखर गई और प्रकाश की बूंदों में बदल गई जो नीचे बरसने लगी। एक दमनकारी अवशिष्ट शक्ति बाहर निकल आई। जमीन पर एक तलवार का निशान बना हुआ था। धूल हर जगह उड़ रही थी, जिससे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग धूल में घूरकर स्थिति का पता लगाना चाहते थे। नीचे की काली छायाएं भी धूल में झांकने की कोशिश कर रही थीं। वे प्राणी मृत्यु से डरते थे, विशेषकर उच्च श्रेणी वाले। अगर टूरबे जीत जाता तो उनके पास बचने का मौका होता, लेकिन अगर वह हार जाता तो व्यूह की शक्ति के आधार पर वे बचकर भागने में असमर्थ हो जाते। धूल अभी छंटी भी नहीं थी कि अचानक कोई बाहर निकल आया। कई लोगों ने आश्चर्य से कहा, यह पिशाच का भूत है। हुओ किया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हमारा कमांडर हार गया? भागने की कोशिश कर रहे हो? धूल के बादल के अंदर से एक कठोर आवाज आई। स्वुश स्वुश स्वुश। धूल के भीतर से एक साथ कई बिजली की तलवारें निकली और टूरबे का पीछा किया। सर टूरबे। नीचे की काली छायाएं अपने नेता के लिए चिंतित होकर उत्सुकता से चिल्लाईं। उसने अपने पीछे हलचल महसूस की तो वह मुड़ा और देखने लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। चलो देखते हैं कि क्या आप इस हमले को रोक सकते हैं। वांग टेंग धूल में आधा छिपा हुआ था। उसने टूरबे की ओर इशारा किया और बिजली की तलवारों ने अपनी गति बढ़ा दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। वे अंतिम दूरी तय करते हुए पिशाच से कुछ मीटर पीछे आ गए। गर्जन। टूरबे ने एक अनिच्छुक और क्रोधित दहाड़ लगाई। उसके शरीर से एक मोटी रक्त लाल चमक फूट पड़ी। धमाका। अगले ही पल बिजली की तलवारें उसके शरीर में घुस गईं। तलवारों की कई रोशनियां चारों तरफ से फूट पड़ी, अपनी तीखी ब्लेडों से खून की लाल चमक को चीरती हुई उसके शरीर में कई छेद कर दिए। हुओ किया और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। वह मर गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह शक्तिशाली अंधेरा भूत पहले ही मर चुका है? मृत्यु बहुत अचानक हुई। यह अवास्तविक सा लगा। हालांकि वांग टेंग मुस्कुराया नहीं, बल्कि उसने भौहें सिकुड़ी और अपनी निगाहें खून की लाल चमक पर टिका दी। खून जैसी चमक को काट दिया गया था, लेकिन वह गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह दूर उड़ गई, जैसे कि वह जीवित हो। कांव कांव कौ की आवाज सुनाई दी और रक्त लाल रोशनी रक्त कौ के झुंड में बदल गई। टूरबे का शरीर फिर से दिखाई दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह पीला पड़ गया था और उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। तलवार के घाव गायब हो गए थे। कोई नहीं बता सकता था कि वह गंभीर रूप से घायल था या नहीं। वह मरा नहीं है। हुओ किया और बाकी लोग अचंभित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वांग टेंग भी उतना ही हैरान था। भाड़ में जाओ, ये कैसी अजीब युद्ध तकनीक है।
उसका पूरा शरीर विस्फोट से फट गया था, लेकिन वह वास्तव में रक्त कौवों के एक समूह में बदल गया और उसने खुद को फिर से पुनर्निर्मित किया।